हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ शामिल हुई है ऑथर ज्योति, जिनका रियल नेम ज्योति पांडे है। और ये मेंस राइट एक्टिविस्ट राइट्स के लिए भी काफी ग्राउंड लेवल पे काम करती है। अभी मैं जब एकम न्याय की कॉन्फ्रेंस में गया था दिल्ली, तब मैं यहाँ पर इनसे मिला भी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको एक बार पॉडकास्ट में भी इनवाइट करें, जैसा कि आप लोग बोल भी रहे थे कि कई बारी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इनको पॉडकास्ट में एक बार इनवाइट करो। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए आज मैं इनको इनवाइट करके लेके आया हूँ। मैम, बाकी आप इंट्रो अपनी तरफ से दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। हाँ, हम लोग मिले थे और ये हो रहा था कि चलो बात करेंगे लाइव में मिलके आराम से। हाँ, मतलब ये वेदा और दीपिका का एसोसिएशन काफ़ी पुराना है, हम लोग 12-13 साल से साथ में हैं। और मैंने बीच में थोड़ा-सा ब्रेक लिया था, उसके बाद फिर से शुरू किया, तो जब इसने बोला कि आना है, तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि सबको एक साथ बात करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोगों ने पहले जो है एक्टिविज़्म से शुरू किया था और मुझे क्योंकि लिखने हम्म। का शौक था, इसलिए फिर मैं वही सारी चीज़ें जो एक्टिविज़्म में देख रही थी, वो लिखना शुरू किया। फिर वो बुक्स-वुक्स का हुआ, फिर बहुत सारे लोगों का ये आने लगा कि सेम स्टोरीज़ उनकी भी हैं। तो एक तरह से ये भी एक अवेयरनेस फैलाने का साधन बना मेरा। तो अच्छा ही हुआ क्योंकि मुझे अब लगता है कि मेन के साइड की स्टोरीज़ आती नहीं हैं और जब मैंने ये लिखना हम्म। शुरू किया तो फिर ये हुआ कि आदमियों की तरफ की भी, पुरुषों की तरफ की भी कहानियाँ आने लगी, उनका भी पर्सपेक्टिव आने लगा, जो कि मिसिंग था हिंदी साहित्य से। थैंक यू सो मच मैम, इस एक्टिविज्म में आपका अपना सहयोग देने के लिए। मुझे नहीं पता था कि आप और दीपिका मैडम इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं। दीपिका मैडम हाँ, का तो खैर मुझे पता था काफी टाइम से कि वो इस चीज में काम कर रही है। आपका मुझे नहीं पता था कि आपका और उनका कनेक्शन इतना लंबा है। हाँ। हाँ, तो जब मेरे भाई का केस हुआ था 2012 में, तभी दीपिका ने ये हम्म। डॉक्यूमेंट्री बनाने का जो है सोचा था और मार्टियर्स ऑफ मैरिज और एक्चुअली मेरी स्टोरी से ही शुरू होने वाला था वो, मेरे भाई की स्टोरी से। फिर सम मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंड बिटवीन हर एंड मी, तो मैंने अपना नाम ड्रॉप आउट किया और फिर जो है हम लोग अलग-अलग काम कर रहे थे काफ़ी साल तक। जो लोग हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें फ़ॉलो किया उन्होंने देखा भी होगा कि कई बार ट्विटर पे लड़े भी हैं हम लोग। लेकिन फिर मुझे बार-बार ऐसा लगता था कि कॉमन कॉज़ है और हमको साथ खड़े होना चाहिए, जो थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो तो पीछे हटा सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2012 में मैं जब धरने में दीपिका से मिली थी, हम लोग तभी से थे। हम लोगों ने ग्राउंड पे बहुत काम किया है। और फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई, वो दिल्ली में ही थी, तो मेरा थोड़ा-सा टच वो वाले ग्राउंड वाले एक्टिविज़्म से छूट गया। हालाँकि मैं यहाँ पे एक्टिव थी बैंगलोर में। लेकिन फिर से जब ये शुरू हुआ मैरिटल रेप वाला जब पीआईएल फाइल हुआ और अमित लखानी और इन सब लोगों ने अप्रोच किया कि कहाँ हो हम क्योंकि मैंने बहुत बात की है उस वक़्त मीडिया में भी, तो फिर हम लोग फिर से साथ आए कि नहीं, हम लोग को अलग-अलग बात करने से बात बनेगी नहीं, लेट्स गेट टुगेदर और हम्म। फिर अब ये 4 साल तक हम लोग जब बातचीत करते रहे, फिर ये एकम न्याय का कॉन्फ्रेंस हुआ तो मैंने बोला इसमें तो जाना ही जाना है और काफ़ी सारी पुराने एक्टिविस्ट से बातचीत हुई तो हैं हम लोग, काफ़ी पुराने हैं, ये है कि बीच-बीच में टच छूट जाता है, फिर आ जाते हैं, लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि टच छूटने नहीं देना है, क्योंकि ये बात करने वाले लोग ही बहुत कम हैं, इसलिए उन सबको तो एक साथ खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, मेरा एक सवाल था कि जैसे मेंस राइट का इशू तो खैर अब हमारे इंडिया में काफी टाइम से चल ही रहा है और एक्टिविज्म भी काफी टाइम से एक्टिव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2013 में जो जेंडर न्यूट्रल लॉज के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, वो क्यों हुआ था? और मेंस राइट एक्टिविस्ट में क्या होता है कि इस एक्टिविज्म में मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी तक है नहीं, जितनी होनी हुँ, चाहिए थी। हुँ। तो इसमें लोगों के ना जुड़ पाने का भी क्या कारण आप लोगों को लगता है? तो 2013 में जो हुआ था वो तो निर्भया के टाइम जो निर्भया का जो गैंगरेप केस हुआ, उसके बाद जो एक आँधी आई एकदम से कि रेप लॉज़ चेंज करने हैं, जबकि रेप के लॉज़ थे ऐसा नहीं था। और वो जो बिल पेंडिंग पड़ा था बेसिकली उसको पास करने के लिए ये सब शुरू हुआ था। और हम लोग काम कर रहे थे एक और जो लॉ आने वाला था उसका नाम था इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की तलाक के समय लड़के की प्रॉपर्टी लड़की को दे दी जाएगी। चाहे कोई भी कारण ना हो, तलाक हो सकता है। वो कानून ठीक था कि त कोई भी कारण नहीं है, 2 लोग साथ नहीं रहना चाहते, इट्स ओके वो लोग तलाक ले सकते हैं। और उस समय तलाक के समय प्रॉपर्टी देने का जो पॉइंट था ना, उस पर मैं, दीपिका और रूपेंशु, अमित लखानी बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग जगहों पे प्रोटेस्ट किए थे। फिर ये निर्भया वाला केस हो गया, तो वो पूरा कॉज़ करप्ट हो गया एक तरीके से क्योंकि फिर क्या हो गया कि एक रेप की वज़ह से सबको रेपिस्ट की तरह देखा जाने लग गया। उस पर हमारा प्रोटेस्ट हुआ।
जब ये लोग रेप लॉ ला रहे थे तब भी हम लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि ये जिस तरह से ला रहे थे ना उससे हमें पता था कि ये भी एक वो ही बन जाना है एक्सटॉर्शन का टूल। और वो हुआ है अभी देखो सारे हुँ, हुँ, जितने हुँ। भी सहमति से जितने संबंध होते हैं उनको भी इन लोगों ने रेप बनाना शुरू कर दिया। वो हमें दिख ही गया था 2013 में। तो वो जो है एक हम लोग बोल रहे थे इसको जेंडर न्यूट्रल लाओ, तो वो जेंडर न्यूट्रल नहीं चाहिए था, इन्हें एक तरफ़ा चाहिए था। और हम लोग संख्या में ऑब्वियसली कम ही थे और निर्भया की वज़ह से लोगों में गुस्सा भी बहुत था, तो किसी ने साथ नहीं दिया। दूसरा जो क्वेश्चन है कि लोग साथ क्यों नहीं आते हैं, आई थिंक एक तो ये है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट इश्यू है, तुरंत से ऐसे देख लिया जाता है कि ये तो एंटी वुमन है। तो ये जो एक परसेप्शन है ना कि जैसे ही आप लड़के की बात करते हो तो आप एंटी वुमन हो जाते हो। ये इस वजह से लोग डर के साथ नहीं आते हैं और लड़कियों के अंदर फेमिनिज़्म इतना घुसा हुआ है कि लड़कों को लगता है कि अगर हमने ये वाले पॉइंट का साथ देना शुरू किया कि लड़कों के लिए लॉज़ होने चाहिए एंड ऑल दैट, तो ये लड़कियाँ हमसे नाराज़ हो जाएँगी। ठीक है, एक सर्टेन एज वाले लड़के तो इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो हुँ, डरते हैं, हुँ। ठीक है? और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, तो फिर आप थोड़े स्टैंड आउट भी कर जाते हो इसमें, लोग आपके साथ नहीं आते, पागल समझ लेते हैं। आपको जो है ऐसा समझ लेते हैं कि आप वन ऑफ द क्रिमिनल्स हो, जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराध किए हैं एक्चुअल में। तो वो सोचते हैं आप वो हुँ, हो, इस वजह से आप जो है लड़कों का साथ दे रहे हो। जबकि बात ये है कि हम अपराधियों का साथ नहीं दे रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि क्रिमिनल्स का एक्चुअली और क्राइम का कोई जेंडर होता नहीं है, तो सबको एक तरह देखना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। और इस वजह से और बार-बार ऐसा हो भी जाता है कि कुछ एक घटना होती है, उसको जानबूझ के ये लोग बढ़ा-चढ़ा के बढ़ाते हैं, कि ऐसा हुआ, ये इसने ऐसा किया, मान लो किसी ने अपनी पत्नी को मारा है, हम साथ नहीं दे हुँ, रहे हैं हुँ। उसका, पर उनको लगेगा देखो, देखो ये लोग लॉज़ माँगते हैं लड़कों के लिए, तो हम इन लड़कों के लिए नहीं माँग रहे हैं ना जो अपराध कर रहे हैं। हम तो उनके लिए माँग रहे हैं कि भाई जिनको सेफ साइड रखा जा सके, जो लोग सचमुच में प्रॉब्लम्स में हैं। तो ये सारी हुँ, प्रॉब्लम है हुँ, हुँ। और इसको फेमिनिस्ट लोग करप्ट करती हैं आके ताकि हम लोग एक मतलब हम लोग जवाब ना दे पाएँ किसी को। और वो लड़के जो सपोर्ट करना भी चाहते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको जो है अपराधियों में से एक ना समझा जाने लगे। बेसिकली बात ये है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस की है। मैं जैसे कभी-कभी क्या होता है मेंस राइट्स की कोई वीडियोज़ वग़ैरह बनाता हूँ और उसपे कोई ऐसी वीडियो होती है जो वायरल हो जाती है। उसपे सबसे कॉमन कमेंट मुझे जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसमें ये देखने को मिलता है कि मेंस राइट एक्टिविस्ट जो भी है, एमआरएस बोल सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, उनको गे कंसिडर कर दिया जाता है कि जितने भी मेंस राइट हुँ। एक्टिविस्ट हैं, जो मेंस राइट्स की बात करते हैं, वो एक्चुअली में गे है। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी लगा। मैंने बोला एक तरफ बात होती है कि एलजीबीटीक्यू प्लस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो कंसिडर्ड है। हर एक बंदा ह्यूमन बीइंग है, उसका जेंडर प्रेफ़रेंस नहीं होना चाहिए कि किस जेंडर के बेसिस पे उसकी रिस्पेक्ट होगी, किस पे नहीं। दूसरी तरफ जब आप किसी को गे बोल देते हो, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में अगर वो कोई चीज़ें कर रहा है, वो ह्यूमन राइट्स की डिमांड कर रहा है, उसको अगर आप गे बोल दे रहे हो तो एक तरफ आप दूसरी ये भी कर रहे हो कि इनडायरेक्टली जो गे कम्युनिटी है, उसको आप डेरोगेटरी टर्म बना रहे हो, क्योंकि सामने वाले को आप गे बोल रहे हो। इसका मतलब हुँ, आप इनडायरेक्टली उस कम्युनिटी को डेरोगेटरी समझ रहे हो। ये बिल्कुल। बहुत कॉमन सी चीज़ मैंने देखी जो नैरेटिव बहुत ईज़िली सेट कर दिया जाता है। हुँ, हुँ। ये एक्चुअली मुँह बंद करवाने के तरीके हैं कि हम बोल ना पाएँ। तो अगर आपको गे बोल देंगे आप चुप हो जाओगे, मुझे बोल देंगे हुँ, आप हुँ। एंटी वुमन हो तो मैं चुप हो जाऊँगी। तो ये एक्चुअली बहस में चुप कराने के तरीके हैं। पता उनको भी है कि वो क्या बात कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से और उनको ये भी पता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और वो हुँ, चुप हुँ, हुँ। कराने के लिए आपको जानबूझकर ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको पिंच करेगी जाके फिर आप चुप हो जाओगे कि ऐसी बात क्यों बोल दी। तो ये वो तरीका है बस और कुछ नहीं है। बाकी मैं जानती हूँ बहुत सारे जो सचमुच में एलजीबीटी कम्युनिटी है वो खुद हमारे साथ खड़ी होती है आके कि हाँ, ये गलत है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो सेक्सुअल वायलेंस से बचने के लिए ना एलजीबीटी के पास कोई लॉ है, ना मेन का वर्ड है उसमें। आज ही डेक्कन हेरल्ड की न्यूज़ है आज, कि हमने जो है गे मेन को भी छोड़ दिया और हमने जो है स्ट्रेट मेन को भी छोड़ दिया। तो ट्रांसजेंडर्स को भी छोड़ दिया बेसिकली। तो ये उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये सच है, ये फैक्ट है। पर अब उनको ये पता है ना कि ये फैक्ट है, तो चुप कैसे कराएँगे वो हमें? तो इस तरह की बातें करेंगे ताकि हम चुप हो जाएँ। अच्छा, इसमें मुझे एक थोड़ा-सा ना लगता था, जैसे जब रेप लॉज़ की बात आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि रेप लॉ हालाँकि होना नहीं चाहिए किसी के साथ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी मालेगाँव में जो छोटी बच्ची के साथ अभी रेप हुआ था, 3-4 साल की बच्ची के साथ। उसपे ये हुआ था कि मुझे नहीं पता था एक्चुअली में मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, कि जो रेप विक्टिम होता है, उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना होता। ये चीज़ मुझे एक्चुअली में नहीं पता थी। तो वो हुँ, वीडियो तो मैंने डाल दी थी।
लेकिन बाद में जब मुझे पता चला, मेरे ऊपर कुछ वीडियोज़ बनी कि आपने ऐसा मतलब रिवील कर दिया है, नहीं करना चाहिए, ये इल्लीगल एक्टिविटी है। तो उस वीडियो को तो ख़ैर मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया। मैंने वो ख़्याल थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ना लाइट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक प्रोटेक्शन है कि रेप विक्टिम की आप आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते, इस चीज़ को भी ना कुछ महिलाएँ लूप होल समझकर इसको अपने एक हथियार की तरह यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, किसी लड़की ने अगर किसी के ऊपर फेक रेप केस किया, अब वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है कि मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी सिंपल सी बात है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील करके अपनी मैं साइकोलॉजिकली और सोशली अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती। तो हुँ, उस चीज़ हुँ। को भी ना एक तरीके से एक हथियार की तरह यूज़ किया है। आपको नहीं लगता कि ये एक लूप होल है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रोटेक्शन की तरह यूज़ होना चाहिए था, लेकिन एक लूप होल भी है ये साथ में? 100% है। तो ये जो छोटे बच्चे की बात है तो समझ में आता है क्योंकि वो पॉक्सो के केसेज़ होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के, वहाँ पर तो हाँ। रखना ही चाहिए उनको क्योंकि वो पूरी फैमिली की पूरी इज़्ज़त और वो सब चला जाता है और हमारी सोसाइटी भी ऐसी है कि अलग से देखने लगेगी आपको एकदम से। तो वहाँ पर तो समझ में आता है, इसलिए हम लोग कह रहे थे कि जब ये लोग लॉ बना रहे थे ना तो इनको कैटेगराइज़ करना चाहिए था, कि अगर जो है 20-25 साल की महिला है तो अलग तरह से और अगर मान लो कि उसका ये पता लग जाता है कि हाँ भाई इतने साल तक ये रिलेशनशिप में थी, तो अब ये कह रही है कि मेरे को जो है कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया एंड ऑल दैट, तो उसके लिए एक अलग जो है धारा होनी चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया उसी रेप लॉ के अंदर ए-बी-सी करके ना सारी धाराएँ उसी में रख ली और वो सब सब कैटेगरी में आ गया रेप लॉ के। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट दीज़ वुमेन जो बार-बार कर रही हैं, मतलब जैसे अब दीपिका भी इतने बारे केसेज़ जो है वो खुद से इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, जहाँ पे वो लड़की सीरियल रेप दायर करती है केसेज़। 1 पे करा, हुँ, हुँ। 4 पे करा, फिर 5वें पे करा, पता चला छठा 7वें केस पे जाकर फिर पता चल रहा है कि ये बंदी का धंधा यही है। तो उसकी अगर आप आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे, तो अगले लड़कों को पता कैसे चलेगा कि ये लड़की ये है? तो ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने एक कानून बनाया, उसके अंडर सबको ले आए। सारी लड़कियों को उसके अंडर नहीं रखना था क्योंकि सारी लड़कियाँ मासूम नहीं है और सारे लड़के अपराधी नहीं है। यही तो सारी लड़ाई है कि ये लोग इस तरह से करके चल रहे हैं कि सारे अपराधी हैं, सारे लड़के, सब ये क्रिमिनल ही हैं, ये जब घर से निकलते हैं तो रेप करने के लिए निकलते हैं, वही दिमाग में भर दिया गया। जबकि ऐसा नहीं है, सब जानते हैं ये चीज़। तो हुँ, हुँ। पॉक्सो के जो केसेज़ हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, उसपे भी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये लड़की के साथ हुआ बट मैंने क्योंकि पॉक्सो का पूरा कोर्स किया हुआ था और अब मैं जो है अवेयरनेस के लिए भी काम करती हूँ, जगह-जगह पे हम लोग कैंप्स लगाते हैं और स्कूल्स वगैरह में जाते हैं। आधे जो है पॉक्सो के विक्टिम्स लड़के होते हैं, कोई बात नहीं करता उसके बारे में। और टीनेजर लड़के इतना ज़्यादा जो है विक्टिम होते हैं फीमेल्स के द्वारा, लाइक एल्डर आंटी कोई हो गई, कोई टीचर हो गई, कोई भी हो गया उसका। और वो लोग बेचारे रिवील भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको सब लोग बोलते हैं तुम्हें तो मज़ा आया होगा ये तुम्हारे साथ हुआ तो। तो ये जो एक मेंटालिटी है ना इससे फाइट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब हम जो बात कर रहे थे वो यही है कि एक रेप लॉ के अंदर इन सबको नहीं रखना चाहिए था। आइडेंटिटी रिवील नहीं करना बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेंटालिटी है, लेकिन फिर ये भी तो है कि इनकी पहचान कैसे होगी जो सचमुच में क्रिमिनल हैं, जो सीरियल जो मतलब जिनका धंधा ही यही है कि आज इस पे फाइल किया, इससे पैसे निकलवाए, कल उस पे फाइल किया, उससे पैसे हुँ, हुँ। निकलवाए। ये एक ध्यान देने की बात है जिस पे सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, इसके साथ में जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का है, जो रेप विक्टिम होता है, मतलब कई सारे केसेज़ आते हैं जिसमें एक आदमी ने ही दूसरे आदमी के साथ रेप किया है। तो हुँ। उस केस में क्या होता है, जो विक्टिम मेल है, क्या वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है? हाँ, एक्चुअली सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड जितने भी विक्टिम्स हैं, उन हुँ, सब में हुँ। उनकी आइडेंटिटी जो है वो छुपाई जाती है, छुपाई जानी हुँ, चाहिए। हुँ। यहाँ पर अगर लड़की की जगह लड़का भी होता तो आइडेंटिटी को छुपाने का नियम है कि उसकी आइडेंटिटी छुपाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लड़का अगर लड़के के साथ कर रहा है देयर इज़ अ लॉ, मगर महिला कर रही है तो उसका कुछ भी डिफाइंड नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। और वो लड़का कहीं भी नहीं जा सकता बेसिकली शिकायत करने, वो हुँ, हुँ, शिकायत हुँ। करने जाएगा भी तो लोग उसके ऊपर हँसेंगे। जबकि एक बार मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जो एलीट घर और अमीर महिलाएँ होती हैं, उनका मेन मनोरंजन ही यही है कि वो गरीब लड़कों को या ऐसे झोपड़पट्टी में या फिर गरीब आदमी जो नहीं होते, उनको उठा लेती हैं एंड देन हाँ, हाँ। दे स्पाइक देम विद ड्रिंक एंड उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है और वो कहीं नहीं जा पाते हैं। और फिर दलील ये दी जाती है, जो मैंने एक एक्ट्रेस को भी देखा था, एक पॉडकास्ट में बोल रही थी कि लड़कों का रेप कैसे हो सकता है? उनका तो रेप हो ही नहीं सकता महिलाओं द्वारा। क्योंकि होल ऑफ द जो डेफिनिशन है ना रेप की,
वो बिल्कुल महिलाओं के लिए रखी गई है, उसे पुरुषों की तरफ से सोचा ही नहीं गया कि ये इन लोग भी विक्टिम हो सकते हैं। वो अगेन वही हुँ, हुँ। मेंटालिटी कि सारे लड़के जो है वो क्रिमिनल होते हैं और सारी जो महिलाएँ होती हैं वो बहुत मासूम होती हैं। तो वो जो मेंटालिटी है उसकी वज़ह से प्रॉब्लम है। एक्चुअली पता है, ये जो मेंटालिटी है ना, इस चीज़ का शिकार मैं खुद हो चुका हूँ। मुझे याद है, एक्चुअली मैं बहुत छोटा था, लगभग 13-14 साल का था शायद। मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन में जा रहा था मैं, अपनी नानी के घर जा रहा था। उस समय मैं जिस डब्बे में बैठा था ट्रेन के, वो डब्बा ऑलमोस्ट खाली था। तो मेरे बगल में जो एक अंकल बैठे थे, वो बुजुर्ग आदमी था। वहाँ पे उसने, अब मैं वो प्रॉपर्ली कैसे एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा-सा एक्सप्लॉइटेटिव है वो। हुँ, हुँ, मैं वहाँ पर मैंने एक्चुअली सेक्सुअल असॉल्ट मैंने एक्सपीरियंस हुँ, किया था। हुँ, तो हुँ, हुँ, उस समय पे मैं क्या हुआ था ना, मैं बहुत छोटा तो था ही उस समय। मुझे समझ में नहीं आया कि ये एक्सपीरियंस मेरे साथ पहली बार किसी कभी हुआ है पब्लिक प्लेस पे, तो मैं उस हुँ, चीज़ में रिएक्ट कैसे करूँ? और हुँ, वो चीज़ें जब मैंने बताना चालू किया था अपने जितने भी मैं जिनको मैच्योर समझता था अपनी उस समय पे, उनको जब मैंने बताया, उस समय ना उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। मतलब मज़ाक ऐसा नहीं कि समझी। मैंने दोस्तों को बताया, हाँ, दोस्तों को हुँ, मैंने बताया, दोस्तों ने सीरियसली नहीं लिया, वो चीज़ चलो ठीक है, दोस्त इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिए। उनको मैंने हटाया कि उनके अंदर भी उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं होती। लेकिन हुँ, एक्चुअल में मैंने जिन फैमिली मेंबर्स को बताया जो मैच्योर हैं, जो खुद एक पेरेंट हैं, उन्होंने भी इस हुँ, चीज़ को भी सीरियसली नहीं लिया था, कि तू हुँ, पागल हुँ, है, तेरे साथ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू ज़्यादा सोच रहा है। हुँ, बट वो चीज़ हुँ, मैंने जो एक्सपीरियंस की थी, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उस समय। तो क्योंकि यहाँ पर वोकैब्युलरी भी नहीं ये होती। मेरा हाँ, कंसर्न बना था कि हाँ। सेक्सुअल असॉल्ट लड़कों के साथ भी होता है। हाँ, हाँ। आप देखो ना इसके लिए वोकैब्युलरी भी नहीं है कि आप बता नहीं पा रहे हो। तो मैं भी जब हुँ, स्कूल्स में हुँ। जाती हूँ तो उनको अपने बॉडी पार्ट्स के नाम नहीं पता होते बच्चों को। कुछ भी ऐसे हुँ, मज़ाक हुँ। वाले नाम बता देते हैं। जैसे कि मैं बोल-बोल के हार गई पेरेंट्स को पेनिस को पेनिस ही बोलना है। सो दैट बच्चे को हुँ, हुँ, पता हुँ। तो रहे कि क्या छुआ गया आपका, वो कैसे बताएगा कि क्या हुआ है उसके साथ। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा लड़कों के साइड का हाँ, कोई सोचता नहीं है और यही बोल देते हैं तू ओवरथिंकिंग कर रहा है, ऐसे तो होता ही है। हुँ, हुँ। अभी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करी थी जहाँ पे लड़की बता रही थी कि कितना फ्रीक्वेंट है जितने भी गाँव वाले इलाके हो गए ना रूरल में जेनिटल्स के साथ लड़कों के खेलना या फिर वुमेन दे मज़ाक-मज़ाक में दे टच हाँ, और वो बोलती है कि हाँ। अगर ये लड़कियों लड़कियों के साथ हो, तो आप बहुत बड़ा हल्ला मचाओगे और क्योंकि लड़कों के साथ हो रहा है और वो बच्चा छोटा समझ भी नहीं पा रहा है, उसे क्या समझ है छोटे बच्चे को, तो आप कर रहे हो और साथ में बैठ के हँस रहे हो। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एज़ यू सेड उतने बड़े होने के बाद वोकैब्युलरी नहीं है और वो इतना छोटा बच्चा उसे तो पता भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। पर ये लेडीज़ कर रही हैं और ये वो बता रही थी कि जहाँ पर ये चाइल्ड केयर यूनिट्स वग़ैरह होती हैं, वहाँ पर भी होता है ये और कोई इसके बारे में बात नहीं करता और कहती है मैं इतनी हैरान हुई इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को यहाँ नहीं छोड़ूँगी चाइल्ड केयर यूनिट में। जैसे आप जॉब पे जाते हो क्रैश में छोड़ दिया, बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ दिया, तो उसकी वो बात कर रही थी। तो तब मुझे याद आया कि ये बहुत फ्रीक्वेंट है, स्पेसिफिकली गाँव वगैरह के इलाके में, शहरों में तो हमने भी देखा नहीं है ना, होता यहाँ भी होगा हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है। लेकिन वहाँ तो बहुत ही फ्रीक्वेंट है और मतलब जैसे आपने बोला ना आपको सबने बोला कि ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ऐसे ही अगर मैं बोल दूँ तो मुझे कहा गया तुम ओवरथिंकिंग कर रही हो, ऐसे थोड़ी है, ये तो होता ही है, ये तो मज़ाक है। ये किस तरह का मज़ाक है हुँ, मुझे हुँ। समझ में नहीं आया। यू आर प्लेइंग विथ समबडीज़ डिग्निटी और फिर आप उसको मज़ाक कैसे बोल सकते ऑब्वियसली। इसमें एक चीज़ और थी, मेरी सराउंडिंग में भी ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी। मतलब मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स थे और मैंने ये लिटरली सेम चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी। मैं उस समय मैं मैच्योर हो चुका था काफ़ी ज़्यादा कि मुझे पता था कि क्या गलत है, क्या सही है। तब मैंने वहाँ पर उनको डायरेक्टली इस चीज़ के लिए रोका था कि अगर जस्ट बिकॉज़ वो लड़का है, तो आप उसकी डिग्निटी के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। वहाँ पे मैंने उस चीज़ के लिए उनको रोका था और मैंने कहा था कि अगर उसकी जगह कोई लड़की होती तब भी क्या ये चीज़ अलाउड होती? अगर नहीं होती तो फिर आप दूसरे के साथ भी मत करो। जस्ट बिकॉज़ कि वो उसका जेंडर वो नहीं है जो वल्नरेबल है इतना ज़्यादा या फिर आप उसकी डिग्निटी को किसी भी तरीके से हार्म कर सकते हो। उसको तो हुँ, वैसे भी नहीं पता, अगर उसकी जगह लड़की होती तब उसको भी कुछ ख़ास पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। करेक्ट। हाँ, इतनी हाँ, छोटी ये उम्र तो में किसी को पता नहीं होता। तो हुँ, लेकिन भले पता नहीं होता बट मैं ये फ़ील करता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में भी ना, जैसे अब मैं छोटा था बट मेरे साथ वो चीज़ हुई थी, उस समय मुझे भी समझ में नहीं आया था क्या करूँ, बट आज तक मुझे वो चीज़ याद है। तो बच्चा हुँ, छोटा हो या बड़ा उसकी उम्र फ़र्क नहीं पड़ती, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट जो उसकी चाइल्डहुड में होना होता है वो हो जाता है, जो डैमेज होना हाँ, था। उसको हाँ, बहुत क्लियर इमेज याद नहीं होगी बट धुंधला-धुंधला सबको याद रहता है कि मेरे साथ बचपन में ये चीज़ हुई थी।
हाँ, ये मैंने अभी एक फ़िल्म देखी थी, मुझे अभी अचानक से उसका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ किसी ने पक्का अगर व्यूअर्स ने देखी हो तो बताना, बहुत ही फ़ेमस मूवी है, जिसमें इस लड़के को बार-बार ब्लैकआउट होता है जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है? वो बेहोश होके गिर हाँ, हाँ। जाता था। तो सब सोचते हैं कि इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर एक बार ऐसा होता है कि वो सुसाइडल होता है। और फिर हुँ, उसको जब ले जाया जाता है, ब्लैकआउट हो जाता है, फिर वो जो हिप्नोथेरेपी करके जो साइकोथेरेपिस्ट होती है, वो पता लगाती है कि इसके बचपन में इसकी मौसी ने इसके साथ सेक्सुअली अब्यूज़ किया था इसे और वो इतना छोटा था कितना 5 4-5 साल का बच्चा जिसको नहीं पता कुछ भी। और वो उसको नहीं पता, उसको लग रहा है मासी कितना प्यार कर रही है मुझे। लेकिन वो उसके व्यवहार में बड़े होके डिपिक्ट हुआ और वो उस वज़ह से ब्लैकआउट होके बार-बार गिर जा रहा था। तब उनको पता चला कि अच्छा ये बात थी और वो ये सोचता रहा उसके बाद उसकी मासी की एक बार डेथ हो जाती है तो वो बचपन से यही सोचता रहा, मासी की डेथ मेरी वज़ह से हुई। जबकि बात कुछ और थी। तो जो आप बोल रहे हो ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में कहीं न कहीं दिखेगा ज़रूर। भले ही वो आपको तब पता नहीं चला कि मेरे साथ ये हुआ था। वो आपका हुँ, कहीं न कहीं जाके होगा और पता है आपको, अगर आप पढ़ोगे अभी भी जो व्यूअर्स हैं या आप भी अपना आर-एन-डी करके देखना इसमें पूरा कि जितने भी सेक्सुअल अब्यूज़र्स होते हैं, जो सच में जिन्होंने बहुत ग्रीवियस रेप किए हैं, इनके साथ बचपन में कहीं न कहीं ऐसा हुआ होता है, तभी ये उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं बड़े होके क्योंकि इनको इनके लिए वो नॉर्मलाइज़ हो जाता है। ये अच्छा ये करना तो नॉर्मल होता है फीमेल्स के साथ, मेरे साथ हुआ है तो मैं भी किसी के साथ कर सकता हूँ। वो जो मेंटालिटी होती है ना, तो ये अगर हम इसका जड़ में जाकर इसका उपाय करते हैं ना बिना इसके कि हैंग द हुँ। रेपिस्ट, तो हो सकता है कि ये सेक्सुअल अपराध कम भी हो जाते हैं। वो कम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ हैंग द रेपिस्ट कर रहे हैं, हम रूट कॉज़ में पहुँच ही नहीं रहे। हुँ, रूट कॉज़ेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। एक रिसर्च में मैंने भी ये पता किया था कि जितने भी रेपिस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम करते हैं, उस कैटेगरी में भी, उसमें से एक कैटेगरी को पर्टिकुलर रिसर्च किया गया था, जो मैं कैसे बताऊँ, जैसे आरजी कार कॉलेज का केस हुँ, हुआ था, हुँ, वो बहुत हुँ, ज़्यादा गोरी था और हुँ, अभी जो ये क्राइम हुआ है, बच्ची के साथ में, ऐसे कुछ पर्टिकुलर क्रिमिनल्स की कैटेगरी के ऊपर एक रिसर्च पढ़ी थी मैंने। उसमें ये बताया गया था कि इस तरह के जो मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो करते वक़्त ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ वो क्राइम कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है और वो खुद भी एक इंसान है, वो उसके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करने लग जाता है। उनकी हुँ, मेंटालिटी के ऊपर एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, मुझे याद नहीं कहाँ पे पढ़ी थी बट मैंने पढ़ी थी। उसपे ये हुआ कॉन्क्लूज़न निकल कर आया था कि ऐसे लोगों न को जो एडिक्शन होता है ना, वो इस तरह की पॉर्न की तरफ ज़्यादा एडिक्शन होता है, जहाँ पर यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। हाँ, हाँ, मतलब ये जहाँ भी है। पर फ़ोर्सफुली चीज़ें चल रही है या फिर कुछ गैंगबैंग जैसा कुछ चल रहा है, इस तरह की हुँ, पॉर्न पे वो ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं। साथ में कुछ हुँ, ऐसे लोगों की भी पता चला था, जो एनिमल पॉर्न की तरफ भी एडिक्टेड होते हैं। तो एक हुँ, रूट हुँ, कॉज़ ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, ये तो और है अभी हालाँकि पता है हमारे देश में ये बैन है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हालाँकि हमारे देश हुँ, में बैन है ये चीज़, हुँ, लेकिन कहीं न कहीं से लोग एक्टिव है। वहाँ का हुँ, जो ट्रैफ़िक है वो इंडिया में अभी अभी तक अवेलेबल है कहीं न कहीं से। हुँ, तो हुँ, वो चीज़ हुँ। प्रॉपरली जो बैन नहीं हो पा रही है ना, वो भी एक रूट कॉज़ बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हुँ, हुँ। नहीं ये बात सही है कि अगर आप टीन वाले जितने भी सेक्सुअल क्राइम्स देखोगे ना जो टीनेजर्स कर रहे हैं, ठीक हुँ, है? जो आपको लगेगा कि वो आती है ना खबरें 12 साल के बच्चे ने किया या 10 साल के बच्चे ने किया, ये सब इनको अभी बैन तो है लेकिन जैसे आप बोल रहे हो इल्लीगली कहीं न कहीं अब फ़ोन में बहुत ईज़िली अवेलेबल है। ऑल्सो जो सॉफ्ट पोर्न होता है, जहाँ पे पोर्न में नहीं जा रही हैं चीज़ें बट दिखाई जा रही है, वैसे ही जिससे आप भड़क रहे हुँ, हो देख के। मतलब सब नहीं लेकिन एक कैटेगरी होती है जो उसको देख के वो टर्न ऑन होती है, ठीक है? तो अब ये जो कैटेगरी है, ये इसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करेगी ही करेगी जाके और ऐसे तो बड़ी कोई महिला मिलेगी नहीं उनको, तो बच्चा जो भी मिल जाए, मेल फीमेल उनको फ़र्क नहीं पड़ता या एनिमल वही जो आप बोल रहे हो। ये जो यहाँ से दिमाग से सिक लोग हैं ना, इन लोगों को वहाँ से पूरा चारा मिलता है कि हाँ, कैसे करना है, कहाँ से पकड़ के लाऊँ मैं। तो आप तो आपने देखा ही होगा ओटीटी का कंटेंट कैसा है या इंस्टाग्राम पे कैसे-कैसे वीडियोज़ शेयर होते हैं। कभी-कभी हुँ, नज़र हुँ, पड़ जाती है तो लगता है ये कैसे यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन बच्चों को और वैसे और स्पेसिफिकली जो ऐसे माहौल में जैसे आपने बोला ना आरजी कर वाला, मैं पढ़ रही थी कि ये जो निर्भया वाले भी थे, ये भी एक ऐसी ही कैटेगरी से आते थे, जहाँ वो रोज़ होते देख रहे थे यही सब और उन्होंने हुँ, फ़ोन में इनफ पॉर्न देखा हुआ था उस दिन प्लस वो नशे में भी थे। तो नशा हो गया, पॉर्न हो गया और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हो गए, ये सब मिलके इन सब पे जो है असर कर रहे हैं
और होता क्या है कि सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से बात होती है कि कानून बना दो, ये कर दो, सड़क पे फांसी दे दो, इससे कुछ भी नहीं होगा। व्हेन यू गो टू द रूट कॉज़ वहाँ पे जाकर अगर ये सॉल्व करें, सबकी शांति हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शांति हो जाएगी तो फिर फेमिनिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहते हैं कि शांति ना हो, ऐसे ही आदमी और जितने भी महिलाएँ हैं, ये आपस में भिड़ते रहें। तो हुँ, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ ऊपर-ऊपर की बात करते हैं, रूट कॉज़ में जाके सॉल्व करने की बात कभी भी नहीं करते ये लोग। ये चीज़ मैंने हालाँकि डिस्कस की थी अपनी एक वीडियो में। ये आर्गुमेंट मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि डाउरी केसेस हमारे देश में इतने सारे होते हैं, साल में 7,000 के लगभग डाउरी केसेस निकल कर आते हैं। मेरा काउंटर आर्गुमेंट ये था कि जितने भी डाउरी केसेस निकल कर आ रहे हैं, कंसिडर्ड हैं, उस चीज़ को डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकते हम क्योंकि एक्चुअल में हमारे देश में डाउरी की प्रॉब्लम अभी तक है। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ डिस्कस कर रहे हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। प्रिवेंट करने हुँ, के लिए क्या करना पड़ेगा? डाउरी जब हमारे देश में ऑलरेडी बैन है, इल्लीगल है, उसके बाद भी अगर डाउरी केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है? सबसे पहले हुँ, लॉ एनफोर्समेंट की, सरकार की, कि जिसने बैन किया है, उसके बैन करने के बावजूद अगर केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है कि वो बैन करने के बावजूद ये चीज़ बढ़ कैसे रही है? तो हुँ, वहाँ पर सवाल करना ज़्यादा जायज़ होता है। हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल और डाउरी का भी ना ऐसा है कि देखो सबको तो डाउरी ऑफ़र नहीं होती है। लड़का भी एक हुँ, स्टैंडर्ड का ढूँढते हैं लोग तब डाउरी ऑफ़र करते हैं। जैसे मैं तो यूपी की हूँ, तो मैंने तो बहुत ही क्लोज़ली देखा है कि लड़की वाले खुद आके कहते हैं जैसे आपके लड़के का मान लो कहीं सरकारी में सिलेक्शन भी हो जाए ना, मान लो वो पीओन ही है और सरकारी हुँ, ऑफ़िस में उसका हुँ, सिलेक्शन हो जाए, तो भी लड़की का बाप आपके ऑफ़र करेगा कि हम गाड़ी देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे। वो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुँ, होता है कि लड़के का स्टेटस क्या है। तो जब आप अपने से ज़्यादा स्टेटस वाले लड़के में शादी कर रहे हो, आप भी देख रहे हो एक तरीके से वो भी एक जिसे कहते हैं इनविजिबल डाउरी ही है, कि आप एक हुँ, हुँ, स्ट्रगल वाले लड़के से जिसका अभी कुछ सेटअप नहीं है, जो संघर्ष कर रहा है, उसके साथ आप अपनी लड़की नहीं दोगे। आप दोगे किससे जो आपसे 2 उसमें ज़्यादा है मतलब स्टेटस में ज़्यादा है। तो जब दोगे फिर वो लड़का भी उसको भी पता होता है कि अभी तक तो मेरा कोई स्टेटस नहीं था, अब मुझे जो है मेरा स्टेटस हो गया है क्योंकि मेरे पास जॉब है। तो वो भी उसी तरह से माँगता है और फिर लड़कियों के अपने भी डिमांड्स होते हैं शादी में मैं ये देख रही हूँ, कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, फलाना करेंगे, उसमें इतने पैसे आप खर्च कर रहे हो। जब ये डाउरी केस लगता है तो वो सारी चीज़ें आप काउंट कर लेते हो कि हमने जी लाख रुपए का टेंट लगवाया था, 2 लाख की तो हमने ये आतिशबाज़ी करी थी, तो आपसे किसने कहा था ये करने के लिए? पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि हमारी जैसी कंट्री में जहाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ हो रहा है ना, वहाँ पे महँगी शादियों पे रोक लगा देनी चाहिए। और ना एक सेट मेन्यू होना चाहिए कि यही मेन्यू होगा क्योंकि मैं अपना पर्सनल भी आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमारे अपने केस में हमने इतना बोला था कि हमको इतना महँगा इंतज़ाम नहीं चाहिए पर लड़की वाले अड़े हुए थे। नहीं, नहीं हम तो ऐसे रोलिंग वाला स्टेज रखेंगे, हम तो ऐसे पटाखे चलाएँगे और फिर जब वो झगड़े-वगड़े हो गए तो वो सारी लिस्टें हमारे नाम पे फड़ फाड़ के उन्होंने दे दी कि इन्होंने कहा था कि इतने 5,000 की आतिशबाज़ी करनी है तो ये रखना हमने हमने कब कहा था भाई ये? हमने तो 80,000 का लहंगा खरीदा था, मैं मना कर दी थी कि ये किसी काम का नहीं है, बाद में क्या करोगे इसका? हुँ, मैंने हुँ। कहा ये भी मेरे नाम पे ही लिख दिया इन्होंने, ये तो हद ही बात हो गई। तो फिर ये सारी चीज़ें ना दबी हुई रह जाती हैं। तो डाउरी के जो केसेज़ नहीं, हैं वो तो अगर ठीक है। हुँ, हाँ, हाँ, वो अगर इस प्रूव ही चीज़ नहीं के होते लिए तो इम्पोज़ हुँ, कर देंगे ना, अगर इस चीज़ के लिए हुँ, इम्पोज़ कर देंगे कि नहीं इस कैटेगरी में ऐसी-ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो भी तो एक तरीके से गलत हो जाएगा ना कि आप किसी के ऊपर इम्पोज़ कर रहे हो, थोप रहे हो चीज़ें, कि इस इतना बजट है, इसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा सब चीज़ें। आप एनफ़ोर्स उससे नहीं कर फ़ायदा सकते ये किसी होगा को ज़्यादा। नहीं, या तो फिर ये प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट्स ले आएँ कि भैया हमारे में 12 लाख हुँ, खर्च हुए थे, जब कभी टूटेगी शादी तो ये 5 लाख इस साइड का खर्च हुआ था, 6 लाख इस साइड का खर्च हुआ था, वो भी कोई नहीं कर रहा। वो भी लीगल नहीं है तो ना, वो कर कि क्यों मान नहीं रहे? लो वो तो बेटर वो नहीं सॉल्यूशन है करेंगे। एक तरीके से। वो हाँ, सॉल्यूशन नहीं चाहिए ना उनको। देखो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है अगर शादी के टाइम पे पूरी लिस्टिंग हो जाए कि ये गिफ्ट आए थे, हमने ये दिया था और नीचे दोनों पार्टियों के साइन हो जाए कि हमसे किसी ने ज़बरदस्ती माँगा नहीं था। कोई नहीं करता ये। ये तब होता है जब केस फाइल हो गया और उसके बाद भी मैं वही जो अभी मैं एक वकील साहब का सुन रही थी इंटरव्यू जो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि एक्चुअली तो लीगल प्रोसेस ज़्यादा टॉर्चर करता है। अमीश अग्रवाल ही वाज़ सेइंग हुँ, हुँ, कि हुँ। लीगल सिस्टम ज़्यादा टॉर्चर करता है कि जब आपको पुलिस से कॉल आया, कि अब आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अब वहाँ आप दिखाते रहो कि हमारा तो जी एमओयू साइन हुआ था, हमने तो कुछ भी लिया-दिया नहीं था, कोई मतलब नहीं। आपकी वाइफ कह रही है कि आपने उसको मारा-पीटा और घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वो खुद अपने आप से घर छोड़ के गई है, ठीक है? तो हुँ, अब हुँ। आप प्रूव करते-करते आपको 2-3 साल कोर्ट के अंदर घिस जाओगे, लग जाएँगे, तो आदमी डर जाता है। तो ये जितने आप कह रहे हो ना 7-8 हज़ार केसेज़ फाइल होते हैं, इसमें से एक भी
कन्विक्शन रेट तक नहीं पहुँचता है, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर पाते हैं कभी भी। क्योंकि हुआ ही नहीं होता है, क्योंकि दोनों साइड की गलतियाँ होती हैं, इसलिए अंत में यही पता चलता है कि बस ये तो इनकैश कराने के लिए हो रहा था कि पैसे दो, खत्म करो इसको। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर डाउरी सॉल्व करनी है ना, तो मिडल क्लास फैमिलीज़ को तो सबसे पहले सोचना होगा कि चोचलेबाज़ी में पड़ना नहीं है, बट मिडल क्लास फैमिली एकदम अंबानी की नकल करने लग जाते हैं उस वक़्त और फिर बाद में प्रॉब्लम शुरू होती है जब टूटती है तो। ये चीज़ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। दिखावे-दिखावे में ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हैं। हाँ, हाँ। और थोड़ा लड़कियों को भी कंट्रोल ही रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करवाने के चक्कर में ना वो बहुत प्रॉब्लम में वो लोग फँस जाती हैं बाद में, क्योंकि फिर क्या होता है कि जब आप निभा नहीं पा रहे होते हैं ना, ल मैं चलो लड़की वाले के साइड से ही बोलती हूँ कि एज़ अ गर्ल अगर आप निभा नहीं पा रहे हो, आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बोझ पड़ रहा है और आपको अब इससे छुटकारा चाहिए शादी से, तो भी आप जाके मुकदमा ही लिखवाओगे कि मेरे से दहेज माँगा गया, जबकि दहेज वाली कोई बात नहीं होगी, खर्चा आपने खुद भी किया था उस शादी में, ठीक है? आप ही बोल रही थी कि मेरे को ये वाले ब्रांड के अप्लायंसेस चाहिए या ये चाहिए। वो एक्चुअली तो पहले तो ये बॉर्डर लाइन एक डिफाइन होनी ज़रूरी है कि क्या चीज़ तो गिफ्ट थी और क्या डाउरी थी। यही नहीं डिफाइन हो पा रहा। क्योंकि हमारे यहाँ शादियों में तो गिफ्ट देते हैं ना कि एक लड़का-लड़की साथ रहने जा रहे हैं तो चलो इनको वॉशिंग मशीन खरीद के दे दो, इनको टीवी दे दो, वो सारी चीज़ें गिफ्ट जो है वो सारी डाउरी बन जाती है बाद में। और मैंने तो ऐसी-ऐसी हाँ, एफआईआर देखी है। मुझे याद जब आ तक रहा है शादी चल रही तब तक वो गिफ्ट है और तब शादी तक सब बिगड़ी तो वो गिफ्ट है। डाउरी बन हाँ। जाती है। पुलिस स्टेशन में जाके वो सारा कुछ डाउरी बन जा रहा है। मैं तो एक हैरान ही थी देख कर कि मेरी ये कढ़ाई है, 4 कैंडल्स हैं। मैंने कहा 4 कैंडल खुद खरीद लेती हो, उसको भी तुम श्रीधन में लिख के दे रही हो, क्या ही लोग हैं भई। तो एक्चुअली बात ये है कि जब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, वही जो तुमने बोला, तब तक तो सब कुछ ठीक है। जैसे ही प्यार खत्म हुआ, वैसे ही सारी चीज़ें डाउरी बन जाती हैं। तो ये जब तक डिफाइन नहीं होगा ना प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और है, ये मेरा कन्फ्यूज़न है। मेरी ये थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ़ कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है कि डाउरी और डाउरी एक्सटॉर्शन ये दोनों अलग चीज़ें हैं क्या? मतलब दहेज और दहेज उत्पीड़न, ये 2 अलग चीज़ें हैं क्या? हाँ, अलग चीज़ें हैं। तो एक्चुअली अलग चीज़ें होनी नहीं चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो दहेज तो जितना मुझे अभी समझ में आया कि जो आपसे मार-पीट के माँगा जाए, कि ये तो तू ला के दे, हुँ, तो वो दहेज है और वही उत्पीड़न है। क्योंकि जब आपको पीटा जा रहा है उस चीज़ के लिए तो वो हुँ, हुँ, उत्पीड़न बन जा रहा है। तो बेसिकली बहुत ही फाइन लाइन है इसमें। एक्चुअली तुम्हें पता है दहेज जो है वो भारत का शब्द भी नहीं है, वो ब्रिटिश से आया है। और पहले ये पर्शियन पर्शियन वर्ड है मेरे ख़्याल से जहेज़ वहीं से आया है जहाज़, हाँ। वहाँ से फिर वो दहेज बना, कि उन लोगों के यहाँ ब्राइड की एक कीमत होती थी। अगर आप ब्रिटिश चीज़ें पढ़ोगे, स्टोरीज़ पढ़ोगे पुरानी तो उसमें मिलेगा आपको। हमारे यहाँ पे स्त्री धन होता था, कि ये लड़की अब इस घर से विदा होके जा रही है तो इसको इसका हिस्सा दे दो। तो फादर लड़की हुँ। को प्रॉपर्टी में हिस्सा देता था, तो वो होता था स्त्री धन। वो उसके लिए सिक्योरिटी भी हो जाती थी कि मान लो कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ, तो इस लड़की के पास अपना स्त्री धन है। हमारी दादियाँ-नानियाँ क्यों अपने ज्वेलरीज़ इतनी सँभाल-सँभाल के रखती थी, वो उनका स्त्री धन होता था कि कल को कुछ भी गड़बड़ हुई तो चलो मेरे पास ये ज्वेलरी तो है। तो ये चीज़ बिगड़ करके ना ब्रिटिश रूल के आने के बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके उसको डाउरी बना दिया गया और हाँ, ऐसे घर हैं भी जहाँ पर ऐसे लालची लोग होते हैं, कुछ घर हैं ऐसे, लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ किसी ने कुछ नहीं माँगा होता फिर भी उन पे केसेस चल रहे हैं। तो दोनों को एक ही कैटेगरी में रख देना बुरी चीज़ है, वो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है कि वहाँ पे एक फाइन लाइन बना पाए। उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, महँगी शादियाँ भी, अपने से बड़े से स्टेटस का लड़का भी, ये दिखावा भी, तब फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें तो एक चीज़ और है ना, जैसे दहेज मान लेते हैं कि हमारा कांसेप्ट नहीं है, वो बाहर से आया है। तो दहेज में तो एक चीज़ होती है कि देने वाला खुद से भी दे सकता है और जो खुद से नहीं दे रहा उससे ज़बरदस्ती वसूला भी जा रहा है। लेकिन हुँ, स्त्री धन में ये होता है कि देने वाला सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, माँगने वाला हुँ। ये बोल के नहीं माँगता कि स्त्री धन हमको चाहिए। हाँ, बिल्कुल। माँगने का कोई कांसेप्ट था नहीं हमारे यहाँ एक्चुअली। जो हुँ, लड़की हुँ। का फ़ादर दे देता था, वो ये लोग रख लेते थे, वैसा होता था। रख क्या लेते थे? लड़की के हाथ में दे देते थे। अब बड़े राजे-महाराजे जो थे, वो ऐसे गाँव दे देते थे कि 5 गाँव का जितना भी वो वसूला जाएगा, टैक्स वो लड़की के उसमें जाएगा। आज भी है, बिज़नेसमैन फैमिली जो बड़ी-बड़ी है ना, वो जैसे लड़की की शादी होती है, मैंने ही सुना था कि सलमान खान की बहन की शादी हुई थी, तो उसने जो है एक बड़ी-सी कार दी थी उसको रोल्स रॉयस थी शायद या और 22 जो है बीएचके वाला एक फ्लैट दिया था। तो बड़े लोग ऐसे देते हैं कि अब ये मैं अपनी बहन को गिफ्ट कर रहा हूँ, अब उसका वो कुछ भी करे। तो ये सारी चीज़ें थी बट उसमें डिमांड कुछ नहीं होती थी कि तुम हमें ये दे दो। हाँ, लेकिन जो मैं राजे-महाराजाओं की बात कर रही हूँ, वहाँ पे डिमांड ऐसी होती थी, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते थे ना, कि ये राज्य को अब इस राज्य में मिला लिया जाएगा तो उसकी बेटी को यहाँ ब्याह दो।
ऐसे करके। हुँ, मिडल क्लास फैमिलीज़ में ये सब कुछ नहीं था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम लोग बिना बात के चोचलों में पड़े हुए हैं, बड़े बिज़नेसमैन्स को देख के। इनके तो बिज़नेस टाई अप्स भी होते हैं शादियों के सहारे, कि अब ये फैमिली और ये फैमिली का बिज़नेस टाई अप होगा, तो चलो इनके बेटे-बेटी की शादी करते हैं। और जनरली अगर आप देखोगे तो माँगने का रिवाज बिल्कुल भी नहीं। लड़की जो आ रही है, वो जो भी ला रही हो, वो एक्सेप्टेबल है, ऐसा। हुँ। और इसके साथ एक जैसे मेरे दिमाग में ये कांसेप्ट आया ना कि दहेज और दहेज उत्पीड़न 2 अलग चीज़ें हैं। उसी तरीके से मेरे दिमाग में एलिमनी के लिए भी आया था कि एलिमनी और एलिमनी के लिए होने वाला एक्सटॉर्शन भी 2 अलग चीज़ें हैं। क्योंकि एलिमनी को अगर देखा जाए तो लाया इसलिए गया था कि उन महिलाओं का सपोर्ट किया जा सके जिनके साथ एक्चुअल में कुछ गलत होता है और उनके पास करने को कुछ भी नहीं बचता। हुँ, उनके लिए हुँ, कानून बना था कि एलिमनी आपके लिए रहेगा कि आपका हुँ, पति अगर गड़बड़ है, तो आपके छोड़ने के बाद हम उससे आपको कुछ मेंटेनेंस दिलवाएँगे, ताकि आपकी हुँ, लाइफ आसान रहे। लेकिन हुँ, उसको एक्सटॉर्शन बना दिया गया और उस चीज़ के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। जबकि ये दोनों चीज़ों को हाँ, ये लड़कों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई तुम लोग भी ये चीज़ समझ लो कि एलिमनी और एलिमनी एक्सटॉर्शन 2 अलग चीज़ें हैं। एलिमनी हुँ, एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है एक्चुअल में एलिमनी लॉ की। हुँ, जो कि हुँ, देखा जाए एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है कि आपके साथ अब एक्सटॉर्ट करने वाले ऑब्वियस सी बात है गलत इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसके ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं। उसकी वज़ह से हुँ, क्रेडिबिलिटी जो एक्चुअल लॉ की खराब हो रही है हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते। क्योंकि कहीं न कहीं वो बिल्कुल। ऐसे लोगों की भी हेल्प कर रहा है जिनको ज़रूरत है। हाँ, देखो एलिमनी में भी क्या है ना कि देखा जाना चाहिए कि लड़की ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हुँ, कोई लड़की 1 महीने रही है शादी में बस और फिर वो चली गई और जो लड़की 10 साल रही है और उन दोनों को हुँ, तुम हुँ। सेम टाइम की इस टाइप की एलिमनी दिलवा दोगे तो वो तो अन्याय ही हुआ ना, कि मतलब भाई इसका कंट्रीब्यूशन तो देख लो कितना था शादी में, कुछ था भी कि नहीं हाँ, था, ऐसे ही ये किस लिए लूप रही? होल है कि उसका क्राइटेरिया नहीं बना हुआ है। करेक्ट, उसका क्राइटेरिया इन्होंने बनाया नहीं है, ना ही ये देखा है कि देखो ऐसे क्या होता है कि जब शादियों में आप जैसे पंचायतों में भी जब हमारे यहाँ मैंने देखा है कि कुछ शादियाँ पंचायतों में भी खत्म होती हैं, जो जन अदालत हुँ, लगती है। हुँ। तो उसमें क्या होता है जो पंच बैठते हैं वो पूरा देखते हैं कि लड़की के फादर ने 5 से 6 लाख रुपया खर्च किया है, तो भाई उतना तो उसको वापस कर दो कम से कम, हाँ। तो वो चलो एक बार को समझ में आता है और लड़की जो 10-12 साल रही है उसको डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ताकि वो नई ज़िंदगी शुरू कर सके। बल्कि हमने एक बार एमआरएस ने मिलके ये प्रपोज़ल दिया था सरकार को, कि जो आप ये रखते हो ना अपने यहाँ क्या कहते हैं आरक्षण देते हो आप, इन लड़कियों को दो ना, इनको जॉब दो, कि भई इनकी शादी टूटी है तो वो तो बेटर हुआ ना। आपने 10-20 लाख की एलिमनी दिला दी, कितने दिन चलेगी? खुद से सोच के देखो कि 20 लाख रुपए कितने होते हैं? आप एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते शहर में। तो क्या ही पॉइंट है ये पैसे दिलाने का? ठीक है, आपने थोड़ा एक कॉम्पेंसेशन मनी दिलवाया, उसके बाद उसको जॉब मिलनी चाहिए बेसिकली। ताकि वो अपना लालन-पालन अच्छे से कर सके। पर इन्होंने क्या किया है ना, 4 दिन पहले वो लड़की आती है, उसके लिए भी एलिमनी, 4 महीना रह के आएगी, उसके लिए भी एलिमनी और 40 साल रही है, उसके लिए तो चलो अलग ही है, उसका तो अलग ही हिसाब-किताब चल रहा है। ये वाला जो है ना, ये क्राइटेरिया जो है, इसको सोचा जाना चाहिए। इसके साथ ही और एक चीज़ है जो सहमति से बने संबंधों में जो ये लोग अभी रेप का लगा रहे हैं। मैं और हम लोग ही हमारी से एक दिन बात कर रहे थे कि अगर किसी का रिश्ता टूटता है, मान लो कि किसी ने किसी को बोला भी है इस बारे में कि चलो लेट्स हैव फिजिकल रिलेशनशिप मैं तुमसे कल शादी कर लूँगा या कर लूँगी। वो धोखाधड़ी में आना चाहिए उसने नहीं किया, ठीक है? उसको रेप की कैटेगरी में रखना गलत है। धोखा तो उसने दिया है देखो ठीक है, ये तो आप कह सकते हो और वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि धोखा तो लड़की भी देती है। वो भी करती है लड़के के साथ दिल तोड़ती है। तो अगर आपको दिल तोड़ने का कानून बनाना था तो आपको जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए था। उसको रेप की कैटेगरी में रख के इन्होंने पूरा का पूरा मामला करप्ट कर दिया। मैं यही तो कह रही हूँ ये झगड़े करवा रहे हैं जानबूझ के। जो जेन्युइन मुद्दे हैं ना उनको करप्ट कर रहे हैं। ताकि अब लड़के खाली एलिमनी, एलिमनी चिल्लाते रहे, लड़कियाँ खाली दहेज, दहेज चिल्लाती रहें। दोनों को पता नहीं है कि इनका एक्चुअल मतलब क्या था और एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है। इसके आधार पर जो एक्सटॉर्शन होता है ना कि लड़की साइन ही नहीं कर रही उस हुँ, पे हुँ। तलाक के पेपर पे। मैं तो नहीं करूँगी 5 लाख और बढ़ा दो तब करूँगी। वो इतना खराब हो जाता है कि लड़के उसमें टूट जाते हैं। अतुल सुभाष का केस सबने देखा ही है। वो छोड़ ही नहीं रही थी इसको। हर बार एक केस फाइल कर दे रही थी उसके ऊपर। तो वो जो एक्सटॉर्शन है ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई उठाई जानी चाहिए। जेन्युइन मुद्दों को अलग रख के कि हाँ, ये तो जेन्युइन है। प्रॉब्लम ये इन्होंने हुँ। दोनों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल ये मैं भी फ़ील करता हूँ। और अतुल सुभाष वाले टाइम पे तो ख़ैर अब वो केस इतना ज़्यादा बड़ा बन गया है। मुझे लगता है कि भले एक आदमी कितना भी टूट जाए, लेकिन सुसाइड कर लेना कोई भी सेंस नहीं बनाता है।
आप भले सुसाइड कर लोगे, आप चले जाओगे, आप तो चले गए, पीछे से भुगतना किसको पड़ेगा? फैमिली को। नुकसान तो आप फैमिली का करके जा रहे हो इनडायरेक्टली। और दूसरी चीज़, 100। आपके सुसाइड करने के बाद अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो आपका तो सुसाइड करना भी वेस्ट हो गया। हुँ, कितनी बड़ी बात अतुल सुभाष ने बोल दी थी कि अगर मुझे जस्टिस ना मिले तो मेरी अस्थियां नाली के किनारे बहा देना, उसी कोर्ट के बाहर। नहीं मिला हुँ, जस्टिस तो अब क्या करोगे? एक्चुअल में उसकी अस्थियां बहाने जाओगे नाली में, तो आप सोचो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे मैंने तो बहुत सारे केसेज़ देखे, अतुल सुभाष का तो केस हाइलाइट हो गया। हमने तो पीछे 12-13 साल में तो कितने केसेज़ देखे हैं और कई सारे केसेज़ में तो ऐसा हुआ है कि थाने का घेराव करके फिर जाके एफआईआर लॉन्च करवाई है, कि वो पत्नी के खिलाफ एफआईआर ही नहीं ले रहे थे। अभी भी एक लड़की अभी एक अन्याय के कॉन्फ्रेंस में भी आई थी डॉली करके, उसके भी भाई का जो है सुसाइड था और फिर अब जाके उसकी वाइफ अरेस्ट हुई है जब फॉरबिन इंडिया और हमने सबने ट्वीट किया बैठ के कि भाई क्या हो रहा है? 1 महीना हो गया है इस केस को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स सुसाइड से सॉल्व डेफिनिटली नहीं होंगे क्योंकि सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इससे ज़्यादा बेटर वो लोग हैं जैसे हम जितने भी अभी कुछ लोग ऐसे सुन रहे हों जो लोग केस लड़ रहे हों, तो अरनेश कुमार वर्सेस बिहार जजमेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जब बेल करवानी होती है। तो अरनेश कुमार जैसे लोग जो लड़े हैं जाके सुप्रीम कोर्ट तक बिहार से उठ-उठ के, ठीक है? उनको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए क्योंकि ये वो लड़के हैं जिन्होंने सुसाइड का रास्ता नहीं चुन के लड़ने का रास्ता चुना। तो डेफ़िनेटली जब आप लड़ते हो ना केसेज़ जैसे मेरे ही केस में हुआ कि ठीक है वो 2012 में मेरा भाई नहीं रहा था। इट वाज़ एन एक्सीडेंट कि वो चला गया। उसके बाद भी हम लोग जुटे रहे 7 साल तक हमने बैंड बजा के रखी तब फिर वो एक ये होता है कि हाँ, नाउ दिस फैमिली स्टूड अप एंड डिड समथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अचानक से चले गए और अब जो है पता ही नहीं है फैमिली को कि क्या करना है आगे। तो मैं अतुल के भाई से जब मिली थी तो मुझे बड़ा दुःख हुआ था कि अब ये बेचारा दौड़ रहा है पीछे से। पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है। पेरेंट्स को जानकारी भी नहीं होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वो बड़ी खराब सिचुएशन हो जाती है। तो यू आर राइट कि सुसाइड का रास्ता बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहिए। बिल्कुल, उसके बाद ना मैं सबको मतलब 1-2 हमारे ग्रुप्स हैं हमारे इसके बने हुए हैं, उसमें मेरा रेगुलरली मैसेज यही जाता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्लीज़ डोंट ऑप्ट फॉर सुसाइड क्योंकि उसके बाद फ़ॉलो अप लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं आत्माओं से बात नहीं कर सकती, मैं हिलेरियस रूप में बोलती हूँ ताकि जो सोच भी रहा हो वो भी हँस दे थोड़ा-सा, कि भाई आत्माओं से बात हम नहीं कर पाएँगे तो मरना मत। जिंदे में ही फ़ोन करके बता दो तो हम तुम्हें फिर हेल्प कर देंगे। क्योंकि बहुत बुरा हो जाता है फिर उसके बाद तो मिलती ही नहीं है। मतलब मेरे भाई की डेथ हुई तो हमको ईमेल ही क्रैक करने में इतना टाइम लगा कि क्या होगा, क्या थे केस के डिटेल्स क्योंकि लड़कों का क्या होता है ना मैं देख लूँगा आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो हमको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, कौन से 498 ए क्या होता है, डीवी क्या होता है, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो वो सब जानने में बहुत टाइम लगता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर कोई हो आपके जानने में ऐसा जिसकी सुसाइडल प्रवृत्ति हो, हम लोग से बात करवाओ। थेरेपी की ज़रूरत है, थेरेपी में ले जाओ लेकिन सुसाइड का रास्ता मत चुनो। बिल्कुल बेकार रास्ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल बेकार रास्ता। मैं तो खुद ट्राई करता हूँ, मेरे सराउंडिंग में अगर कोई बंदा ऐसा है, उसको मैं बोलता हूँ भाई तू मेरे से बात कर ले, अगर मेरी कोचिंग कॉल तुझे महँगी लग रही है तो तू नंबर दे दे, मैं फ्री में तेरे से बात कर लूँगा। हाँ, कम हाँ, से मैंने कम भी तू किया है। सॉर्ट आउट तो मैंने कर भी कम किया से है। कम अपनी हाँ, प्रॉब्लम को। सही बात है, हाँ। मैं भी यही इनफैक्ट कहती एक हूँ। एलिमनी का केस हमारे खुद के घर पे चल रहा है, मेरे कज़न के हाँ, हाँ, साथ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट ईयर उसकी मैरिज हुई 2 साल पहले, और मैरिज उसने किसी ऐसी लड़की से की जो फाइनेंशियली उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक थी। हुँ, लिटरली बहुत ज़्यादा वीक थी फाइनेंशियली। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, अब पूरी फैमिली फाइनेंशियली वीक है, तो मैं शादी करूँगा तो फिर मेरी तरफ से इनको फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी, तो मैं इनको अपने साथ में स्टैंड करवा लूँगा, हेल्प करके। उसने बोला चल हुँ, ठीक है, रिश्ता कर लेते हैं। शादी हुई, 1 साल के अंदर-अंदर जैसे ही उनके बेबी की डिलीवरी हुई, अगले हफ्ते जाकर वो बैठ गई मायके में कि मुझे एलिमनी चाहिए। हुँ, सिर्फ़ 1 हफ्ते में जैसे ही डिलीवरी हुई, अगले हफ्ते जाके बैठ गई। मतलब वो वेट ही कर रही थी कि डिलीवरी होगी और मैं अगले हफ्ते जाके बैठ जाऊँगी। बड़ा स्मार्ट मूव होता है ये। पता होता है उन्हें कि बच्चे के सहारे पैसे निकलेंगे। वो भी एक्सटॉर्शन टूल ही बन जाता है बच्चा भी। बिल्कुल। हुँ, जबकि मैंने उसको पहले ही वार्न किया था कि भाई तू देख ले, सोच समझ ले, ऐसे सिम्पैथी में आके अगर रिश्ता जोड़ेगा ना, तो तू नहीं चला पाएगा, और तुझे नहीं पता कि कल को कैसा चलेगा, कब तक चलेगा। मान ले अगर कुछ हुँ, ऊपर-नीचे हुआ, तो फिर तेरी तो आवाज़ कोई सुनने के लिए है नहीं। उसने बोला कि नहीं, जो होगा देखा जाएगा। बस वो उसने सिम्पैथी के ही चक्कर में रिश्ता जोड़ा था। क्लेवरनेस वहाँ हुँ, पे नहीं दिखाई उसने अपनी, तब हुँ। उसमें थोड़ा मात खा के दिमाग आई। यूज़ करना चाहिए।
ये हुँ, तो मैं भी अभी कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होके रिश्ते मत करो, अब वो टाइम खत्म हो गया है। एक्चुअली पता है बिल्कुल, क्या है, हाँ। इतनी लव स्टोरीज़ चल रही होती है ना मीडिया में, तो सारे लड़कों को लगता है कि वन ऑफ द लव स्टोरीज़ हमारी भी हो सकती है। और मैं कहती हूँ वो 1000 में से कहीं एक लव स्टोरी सच्ची होती है। उस 999 लोग क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो उस एक के चक्कर में? तो हमें नहीं पता है, हुँ, तो हुँ, अपना पहले तो अपना हेड ज़रूर यूज़ करना चाहिए, थोड़ा चालाक रहना चाहिए। बेवकूफ़ बनाओ मत, तो बेवकूफ़ बनो भी तो मत, ये भी तो है ना? तो बिल्कुल। वही प्रॉब्लम है कि लड़के फँस जाते हैं। खैर भाई जितने लड़के ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तुम लोगों से एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर तुम लोग किसी को डेट कर रहे हो, करने वाले हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, भाई डेटिंग का नॉलेज ले लो, बुरी चीज़ नहीं है डेटिंग का नॉलेज लेना। डेट कर कर के अगर आप उस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अपने कैरेक्टर को खराब कर रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है, वो तो बिल्कुल उसमें जाना मत। लेकिन डेटिंग का नॉलेज लो, आपको पता होना चाहिए कि आपको सामने वाले से एक्सपेक्ट क्या करना है। आप किस बेसिस पे उसको अपनी लाइफ में लेकर आओगे, एक स्टैंडर्ड बार होना चाहिए कि आपकी ये एक्सपेक्टेशंस है और उस बार को उसको टच करना चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल, बिल्कुल सिंपैथी ठीक में, बोला। सेंटिमेंटल होकर या फिर इमोशंस में आकर किसी को भी यूँ ही चूज़ कर लेते हो और फिर बाद में अगर आपके साथ कुछ ऊँच-नीच होती है, तो फिलहाल तो भाई जेंडर न्यूट्रल लॉज़ हमारे देश में नहीं है, तो परेशान होना पड़ जाएगा। डेफ़िनेटली, बिल्कुल सही एडवाइस है ये, कि लड़कों को ऐसा लगता है कि हम हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, किसी के भी साथ जाके वी कैन स्लीप विद एनीवन। नहीं, आपका कैरेक्टर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं ये बार-बार लड़कों को बिल्कुल, कहती हूँ कि आपका भी सेम ही है, स्टैंडर्ड्स अपने हाई रखो, तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप भी अच्छे पार्टनर्स को अट्रैक्ट करोगे, नहीं तो आपके साथ भी वही होता रहेगा और फिर आप लोग बोलोगे कि अरे पता नहीं क्या है, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है क्या? और किस्मत बदली जा सकती है, ये आपको याद बिल्कुल, रहना चाहिए एंड डोंट चूज़ सुसाइड प्लीज़, टॉक टू अस। नेवर। इसमें एक चीज़ और है फिर इसके बाद हम कन्क्लूज़न की तरफ चलते हैं। डीवी से मुझे याद आया डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी जो हैं मैंने देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस में और हाँ, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस में अगर जैसे मान लो एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ कर रही है, तो हस्बैंड जाकर उस चीज़ के लिए फाइल नहीं कर सकता कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। जबकि अगर हम हाँ, डेटा उठाकर देखें तो 50 से 55% जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो लड़कों के साथ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है और इसके लिए बहुत साल से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरी दुनिया में डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ जेंडर न्यूट्रल है, यहाँ की पाकिस्तान में भी, ठीक है? तो एक अगर हस्बैंड के साथ होता है तो वो कहीं नहीं जा सकता है। केवल इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर वन साइडेड लॉ है और कोई लॉ नहीं है। अभी जब मैरिटल रेप का लॉ आ रहा था, तब ये फेमिनिस्ट लोग बहस कर रही थी कि मैरिटल रेप के लिए कोई लॉ नहीं है, पूरी दुनिया में लॉ है। तब हमने यही उनको दलील दी थी कि पूरी दुनिया में तो डीवी लॉ भी जेंडर न्यूट्रल है भई, उसको भी तो करो, कुछ तो दो लड़कों के हाथ में, हुँ, हुँ। कि तुम सब वन बिल्कुल, साइडेड ही पावर पकड़ देते रहोगे। तो येस, लड़के कहीं भी नहीं जा सकते हैं, अगर उनके ऊपर वायलेंस हो रहा है तो। इसीलिए आपके ऊपर अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो फिर उसको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए और अपना सबसे पहली चीज़ अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, ताकि आपके पास आइडियाज़ आ सकें। ऐसे नहीं कि आप हुँ। स्ट्रेस ले लो, फिर वो नेगेटिव आइडियाज़ आने लग जाएँ, फिर किसी दिन हमें ऐसे खबर मिलती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यहाँ पे, आप उनका आराम से उनका जो है साथ ले सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो। लॉ नहीं है कोई बात नहीं, मन से मजबूत रहोगे बहुत सारे रास्ते निकल आएँगे। अच्छा ये चीज़ जो है जैसे मान लो डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज़ नहीं है हमारे देश में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा बंदा है, बिल्कुल उल्टी बुद्धि का और उसके साथ अगर धोखे से वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है और वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाता है और उसको पता चलता है कि मुझे सिर्फ़ भटकना पड़ेगा, अपने लेके क्योंकि लॉ नहीं है, तो हुँ, वो तो फिर कोई क्राइम भी कमिट कर सकता है इस चीज़ के लिए, कि 100%। मतलब भटकने से अच्छा है कि मैं अपना सॉल्यूशन खुद निकाल लूँ, तो ये तो फिर और ज़्यादा सीरियस मैटर है इस हिसाब से। मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम इस ऐसे करके हम ना अपराधी बढ़ा रहे हैं अपने देश में, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि क्या है बहुत हुँ, सारे तो आप जब आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ोगे ना तो उसमें क्या होता है कि क्राइम की भी कैटेगरी होती है। क्राइम जो लोग लॉ पढ़ रहे हैं उनको भी पता है क्रिमिनल लॉ में पढ़ाया जाता है, कि एक क्रिमिनल होते हैं वो जिनका एक ये धंधा होता है कि क्राइम करना है। दूसरे होते हैं जो फिट ऑफ रेज में, गुस्से में और कोई ऐसा प्रोवोकेशन था उसकी वज़ह से हो गया। तो इन क्रिमिनल्स को रोका जा सकता है। मगर क्योंकि डीवी के लॉ नहीं है हमारे देश में, अभी बैंगलोर में एक केस हुआ था कि एक बंदे ने दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बंदी ने भी मारा था अपने हस्बैंड को और जब हस्बैंड ने रिटेलिएट किया, उसमें वो लड़की मर गई। वो जब मर गई तो वो हस्बैंड बहुत देर तक तो उसकी बॉडी के साथ रोता रहा बैठ के और तब उसने पुलिस को फ़ोन किया। वो चाहता नहीं था कि मैं मार दूँ,
और उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि वो ऐसा हो गया उससे, तो ये तो क्रिमिनल बनाना हुआ सोसाइटी में। मैं लड़कों को बार-बार सलाह देती हूँ, जहाँ पर भी ऐसी स्थिति हो, उस घर से प्लीज़ निकल जाओ, वहाँ पे रहो मत। घर दोबारा बना लोगे, जॉब दोबारा बना लोगे, ज़िंदगी दोबारा किसी की ला नहीं पाओगे आप। तो ऐसी वाली जहाँ भी सिचुएशन हो, उसको छोड़ दो। ये तो मैं वैसे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर भी बोलती हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ भी आती हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ, पहले वो जगह छोड़ो जहाँ तुम्हारे पर वायलेंस हो रहा है। क्योंकि पता नहीं है ना कौन मर जाएगा उसमें। फिर क्या करोगे आप? फिर तो बिल्कुल। सारे रास्ते ही बंद हो जाएँगे, तब तो आप क्रिमिनल हो ही। फिर तो लोग कहेंगे ही कि इसने अपने वाइफ को मार दिया। तो बेटर ये है कि पहले उस जगह से निकल जाओ, फिर उसके बाद रास्ते ढूँढना शुरू करो कि अब क्या करना चाहिए हुँ, मुझे। भटकोगे आप डेफ़िनिटली फिर आपको रास्ता मिल जाएगा लेकिन। आप उससे कट ऑफ जब हो जाओगे ना, आपको जॉब भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन वहाँ से निकल जाओगे तो क्रिमिनल बनने से बच जाओगे, गुस्से में मार दिया तो। और देखो, बात ये है कि हम कितना भी कह दें कि हम इक्वल हैं आदमी के। एक महिला का हाथ पड़ता है और एक आदमी का हाथ पड़ता है, दोनों में फ़र्क होता है। एक आदमी की मार आप नहीं सहन सकता, वो धीरे से भी मारेगा, आप गिर के आप कहीं भी आपके सर पे चोट लगी, नहीं रहे, तो वो वही बात है कि आप उस टाइम फिट ऑफ रेज बिल्कुल। जिसे बोलते हैं, गुस्से में हो गया, ना वो चाह रहा था, ना ये चाह रही थी और रोज़ कलेश हो रहा था, उस कलेश में एक दिन एक मर्डर हो जाता है। तो आप सही कह रहे हो कि अगर लॉ नहीं है, इस वजह से भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आदमी जो है अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करता है, मत करो। क्योंकि वो सुसाइड का रास्ता और ये मर्डर का रास्ता दोनों ही खराब है आपके लिए। बीच का रास्ता ढूँढना बिल्कुल, पड़ेगा। दोनों का आउटकम दोनों होने वाला और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को ही अफ़ेक्ट करेगा। 100% ये तो है। ये और समाज बैठा हुआ है आपको जज करने के लिए। वो तो ख़ैर किसी को नहीं छोड़ता जज करने से पहले, ना लड़की को, ना लड़के को। हाँ। वहाँ पे टोटल इक्वालिटी चलती है। हाँ, ये तो है। नहीं, उसमें भी लड़कियाँ कहती हैं हमें ज़्यादा जज किया जाता है, जबकि मैं देखती हूँ कि लड़कों को भी उतना ही जज किया जाता है। वो सिक्के के एक पहलू को ज़्यादा दिखाने में थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस रखती हैं अपना। हाँ, बस वही बात है। हाँ, ख़ैर अब कन्क्लूज़न की तरफ हम लोग आ गए हैं। मैडम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। काफ़ी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझसे पूछ रहे थे आपको लेकर आने के लिए पॉडकास्ट में। अच्छा, बट मैं थोड़ा-सा वो हो रहा था कि मैं नहीं बुला पा रहा था क्योंकि कुछ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हुँ, मैंने हुँ, बोला कि ठीक है अब थोड़ा-सा फ्री हुआ हूँ। बीच में सोचा था कि हुँ। बुलाऊँगा लेकिन फिर वो दिल्ली जाना पड़ गया। मैंने बोला ठीक है कोई हुँ। बात नहीं। अब इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। नहीं, हम फिर मिल भी लिए ना दिल्ली में, अच्छा ही हो गया। अब मिल के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे सच में। मुझे एक्सपेक्टेड हाँ। नहीं था कि आप वहाँ पर आएँगी। लेकिन बहुत मुझे बढ़िया भी लगा हाँ, हाँ, सच में। हाँ, अब कुछ भी ऐसा होगा कहीं भी एनीबॉडी इज़ ऑर्गनाइजिंग हम लोग को एक साथ खड़े होना है। दैट दैट इज़ देयर इन माय बिल्कुल, माइंड। बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा नए व्यूअर्स से नए तरीके से बात करने का और अपनी बात को स्प्रेड करने का और थैंक्स टू यू आपने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया तो कम से कम बातचीत आगे हो रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसे बात करनी चाहिए ताकि हम और अवेयरनेस स्प्रेड कर पाएँ। थैंक यू सो मच मैम। बाकी थैंक यू। भाइयों अगर आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाना सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। थैंक है यू ना? वेरी मच सभी को। थैंक थैंक यू सो मच मैम।